यदि हम हमारे देश प्यारे भारत की बात करें तो इन्फ्लेशन हमेशा ही एक हेडलाइन रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इस पे सरकारें गिरती भी हैं और सरकारें बनती भी हैं। इन्फ्लेशन हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है और घर परिवार में भी हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना वो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। और ये ऐसा कई बार हुआ है इन पास्ट, जो कि होलसेल लेवल पे तो होता है, रिटेल लेवल पे हमने कभी नहीं देखा। पर अगर मैं पिछले 6-8 महीने की आपको ट्रेजेक्ट्री बताऊं तो इन्फ्लेशन लगातार नीचे आते जा रहा है। एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जैसे कि डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहते हैं, इंडिया के लिए क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या असर होने वाला है हमारे देश की ग्रोथ पे, क्योंकि हमारा देश हमेशा से ही ग्रोथ को लेके काफ़ी पर्टिकुलर रहा है और हमेशा इन्फ्लेशन को सेट ऑफ करने के लिए हम ग्रोथ को सेक्रीफाइस करते भी आए हैं। पर इस बार हम एक गोल्डीलॉक्स जोन में हैं जहां पे ग्रोथ भी हाई हो रही है और इन्फ्लेशन भी डाउन हो रहा है और मार्केट में, मतलब दुनिया में जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग पेडेस्टल पे खड़ी है। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या इन्फ्लेशन की स्टोरी है, क्या नंबर्स बता रहे हैं रियल में, WPI CPI सबको देखेंगे, समझेंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले हेडलाइन की बात कर लेते हैं। हेडलाइन कहती है कि काम है नॉट क्राइसिस, मतलब ये कोई एक क्राइसिस की बात नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, डेटा क्या कहता है कि जो WPI इन्फ्लेशन है, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब फैक्ट्री से निकला हुआ जो इन्फ्लेशन होता है वो उसको मेजर करते हैं, ये आ रहा है -0.32% इन नवंबर, पिछले महीने की बात कर रहे हैं। तो WPI जो कि -1.21% था अक्टूबर में, मतलब जो डिफ्लेशन है वो नैरो हो रहा है, करीब आ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूं जो कि CPI है 0.71% इन नवंबर, और ये बढ़ा है 0.25 से, मेनली बाय फूड। अब ये इन्फ्लेशन इतना कम कैसे है देश में? देश में इन्फ्लेशन 5 से 7% तो हमें वैसे ही आदत थी। फिर अगर अलग अलग कैटेगरी में देखो, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इसमें तो हमने 12-15% तक इन्फ्लेशन देखा। तो अब ऐसा क्या हो गया? क्या सरकार एक्शन ले रही है जिस वजह से हो रहा है, या फिर सरकार के एक्शन ना लेने की वजह से ये कंडीशन आ रही है? इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ना एक डिफरेंट इन्फ्लेशन स्टोरी बताते हैं। कैसा है? जो WPI है ना वो प्रोड्यूसर साइड से बताता है कि कॉस्ट का कितना प्रेशर है, मतलब फैक्ट्री से सामान निकला उस पर कितना इन्फ्लेशन है। फैक्ट्री से सामान निकलने में इन्फ्लेशन कैसे होगा? बिजली के बिल से, रेंट से, लेबर की कॉस्ट से, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट से, वो सारी चीजें। और जो दूसरा है CPI, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस बताता है, जो कि आप और हम बाजार में सामान खरीदते हैं, आटा, दाल, तेल, इन सब के भाव को लेके। ठीक है, तो जो नेगेटिव WPI है ना वो इकोनॉमिक वीकनेस नहीं है इंडिया की। ठीक है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल कंडीशन। तो जो ग्लोबल कंडीशन चल रही है दुनिया में वो, और प्लस इंडिया ने जो इस तरह से मैनेज किया है, वो कॉस्ट कंडीशन को बताता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। फूड का डिफ्लेशन देखते हैं क्या है, द बैकबोन ऑफ WPI ट्रेंड्स। WPI की बात करें, दो तरीके से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, ये इंडाइसेस है। व्हाट्स ड्राइविंग WPI डिफ्लेशन, कैसे WPI का डिफ्लेशन, उसके पीछे के ड्राइवर कौन कौन है? पहला है फूड आर्टिकल, -4.16% वर्सेस -8.31% इन अक्टूबर। सब्जियों की बात करूं तो -20%, फ्रूट्स की बात करूं तो लगभग -1%। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डिफ्लेशन इज ईजिंग, मतलब जो डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस कम होना। और इसमें एक टर्म और आता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की प्राइस, इन्फ्लेशन का रेट कम होने को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो डिफ्लेशन है वो ईज हो रहा है, मतलब वो रिलैक्स हो रहा है, पर डीपनिंग नहीं है। डीपनिंग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्राइसिस में हैं, आपकी क्राइसिस ठीक हो रही है, उसको हम क्राइसिस को डीपनिंग नहीं कहना कहीं। आपको कोई इंजुरी हुई है, इंजुरी डीपनिंग मतलब और घाव गहरा होते जा रहा है, उसे हम डीपनिंग कहते हैं। तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो डीपनिंग नहीं है तो वो ईजिंग हो रही हैं। ठीक है, उसके जो सीजनल इफेक्ट थे वो हमको देखने को मिल रहे हैं, वो फेड भी हो रहे हैं। ठीक है, WPI फूड इंडेक्स की बात करूं तो 192 से 195 पहुंच गया है, मतलब प्राइस नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस ये किस वजह से है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? इनसाइट्स हम देखते हैं। पहला है
स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, मतलब एग्रीकल्चर फ्रॉम फार्म से लेके आपकी प्लेट तक, तो फ्रॉम फार्म टू फूड प्लेट, वो उससे है ना सप्लाई चेन इंप्रूव हुई है। सप्लाई चेन इंप्रूव होने से सारी चीजें स्मूथ है, कॉस्ट सेम है ना, लॉजिस्टिक इंप्रूव हो गए हैं भाई, ट्रक है, रोड है, सब कुछ है, ठीक है। बफर मैनेजमेंट भी बना रखा है सरकार ने कि भाई अगर प्राइस ऊपर नीचे हो, कहीं चीज कम पड़े तो बफर मैनेजमेंट भी है। जैसे मान लीजिए दो शहरों के बीच में हमने एक गोडाउन बनाया, इस शहर में चीजों की सप्लाई कम होगी तो यहाँ भेज देंगे, नहीं तो यहाँ भेज देंगे, तीसरे शहर भेज देंगे, तो बफर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कुशन कर रहा है किसको, जैसी इन्फ्लेशन की कुछ वॉलेटिलिटी आती है वो फटाफट उस हिसाब से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। फिर इससे रियल इनकम भी स्टेबलाइज हो रही है, स्पेशली अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड्स की। तो ये एक और कारण है जिस वजह से इन्फ्लेशन स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। सो फूड प्राइसेस की जो स्टेबिलिटी है ना इज एक्टिंग एज इंडियाज इन्फ्लेशन शॉक अब्जॉर्बर। तो इंडिया में अगर कहीं से इन्फ्लेशन आ रहा है तो फूड प्राइसेस की स्टेबिलिटी ने उसको एब्जॉर्व कर रखा है, ठीक है। अब यहां से हम दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल। जो कॉस्ट प्रेशर है वो दीज आर म्यूटेड, मतलब अभी रुके हुए हैं, अभी चुप है, ठीक है। की डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन 1.33%, डाउन फ्रॉम 1.5%, फ्यूल -2.27%, प्राइमरी आर्टिकल्स 2.93% माइनस में चल रहा है, देख लो। इनपुट कॉस्ट फॉर इंडस्ट्री रिमेन वेल कंटेन्ड, मतलब इनपुट जो भी इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर करने में सामान लगता है उसे हम इनपुट्स कहते हैं। एनर्जी प्राइसेस स्टेबल है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में आपको ये बताया हो, अगर आप लगातार मेरी वीडियोस करंट अफेयर्स के देख रहे हैं तो एनर्जी प्राइसेस मैंने कवर किया था कि कैसे हम रिफाइन करते हैं फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एनर्जी प्राइसेस आप देख सकते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कम से कम 2 से 2.5 साल से स्टेगनेंट है, ठीक है। स्पेशली क्रूड की बात कर ले क्योंकि इंडिया को सस्ते में मिल रहा है। नॉट ट्रांसमिटिंग इन्फ्लेशन शॉक्स, तो वहां से ऊपर नीचे होता है तो सरकार टैक्स का अमाउंट ऊपर नीचे करके आप तक पेट्रोल पहुंचाती है, ठीक है। फिर 360 डिग्री इनसाइड की बात करें, चाइनाज एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, तो चाइना की भी एक कारण है उसमें, देखते हैं। ग्लोबल ओवर सप्लाई आर कीपिंग ट्रेडेबल गुड्स प्राइसेस सॉफ्ट। तो चाइना जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का एक्सेस, ठीक है, उससे भी एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल की ओवर सप्लाई हो रखी है, उससे ट्रेडेबल जो गुड्स है ना वो प्राइसेस सॉफ्ट है, मतलब सप्लाई जब तक कंस्ट्रेंट रहेगी तभी तो प्राइस बढ़ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑयल की बात करें, अब ऑयल की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि ऑयल की डिमांड सेम रहती है। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट हो रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस को हो रहा है, जिससे कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग में भी हम गेन कर पा रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा आरबीआई की बुलेटिन के ऊपर, उसमें मैंने समझाया था कि किस तरह से रुपी डिप्रिसिएशन फायदा कर रहा है एक्सपोर्टर्स को, किसको, एक्सपोर्टर्स को फाइट करने में, क्या टैरिफ, जो टैरिफ लगाए गए हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉस्ट बेस है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा है इस अनसर्टेन टाइम पीरियड में। तो यहां से इकोनॉमी एक रोजी पिक्चर तो नहीं बोल सकते पर काफी हद तक स्टेबलाइज दिख रही है, ठीक है। वाई सीपीआई इज राइजिंग व्हाइल डब्ल्यूपीआई इज इन नेगेटिव, देख लेते हैं। डब्ल्यूपीआई नेगेटिव, सीपीआई इंचिंग अप, इंचिंग अप मतलब थोड़ा 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 ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई क्या मेजर करता है, प्रोड्यूसर प्राइसेस, मतलब कमोडिटीज इनपुट्स। इससे सीपीआई क्या मेजर करता है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, फूड, सर्विसेज, हाउसिंग, मतलब जो भी कंज्यूमर को अफेक्ट करती है वो सीपीआई मेजर करता है। तो जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है एंड एडिबल ऑयल्स है वो सीपीआई को बढ़ा रहे हैं, और जो कमोडिटीज है सीपीआई के अंदर वो सॉफ्ट है अभी, मतलब उनके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। 30% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पल्सेस सपोर्ट्स फार्म प्राइसेस एंड माइल्ड अपवर्ड प्रेशर ऑन सीपीआई। ये 1 2 3 रीजन और है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से भी फर्क पड़ा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया दिस रिफ्लेक्ट्स पॉलिसी बैलेंस, कैसे फार्मर की इनकम को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी लो और नॉर्मल रखने में कामयाब रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जोन बन रहा है, ऑल्दो इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें होंगी, और आरबीआई आई फील उसके लिए तैयार है। जितना आप आरबीआई के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, गवर्नर की स्पीच देखोगे, उनके मिनट्स देखोगे, डॉक्यूमेंट्स देखोगे, ये सारी चीजें, ठीक है।
So divergence between WPI and CPI shows policy calibration, not policy confusion. मतलब जो भी हो रहा है ना वो एक कैलिब्रेटेड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कंफ्यूजन में कुछ भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने इंटरनल तो बहुत देख लिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल अभी इसीलिए है क्योंकि डोमेस्टिकली काफी स्ट्रांग चल रही है, ठीक है। सो व्हाट द वर्ल्ड इज सेंडिंग इंडिया। क्रूड ऑयल की बात करूं तो ओवर सप्लाई है, इसीलिए प्राइसेस बेनाइन है नॉर्मली। चाइना की बात करूं तो एक्सेस कैपेसिटी में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट प्राइसेस पे भी उनका कंट्रोल कम है। जब आप ज़्यादा बनाओगे तो जिस रेट में बिकेगा आप उसी में बेचोगे और आप प्राइसेस बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। बट जो बेस मेटल है जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, ये बढ़ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो वो आपने खुद ही ने देखा प्राइसेस कैसे है। और रुपी डिप्रिसिएशन की बात करूं तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ला रहे हैं। जैसे अगर 85 रुपीज़ का $1 है, आप 1 लीटर पेट्रोल मान लो लेते हो, तो जब ये रुपी 90 पर डॉलर हो जाएगा तो आपको 5 रुपये पर डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वही सेम ऑयल को इंपोर्ट करने के। उसे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब कोई ऐसी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से जो ऑलरेडी प्राइस बढ़ गई है क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, उसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया, नियर टर्म इन्फ्लेशन रिस्क। तभी आरबीआई कभी ये नहीं कह रहा कि हम और अकोमोडेटिव है, वो न्यूट्रल स्टांस रख रहा है। बोले 2 महीने बाद जब इन्फ्लेशन डेटा आएगा उस हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। सो नियर टर्म इन्फ्लेशन मतलब अगले 2-3 महीने में हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का रिस्क वापस आ सकता है, ठीक है। पर ऑब्वियसली एब्सेंट नहीं है, मतलब कंटेन है, कंट्रोल में है, बट एब्सेंट नहीं है, ठीक है। कमोडिटी अप साइकल्स विल मैटर इन Q4 और अर्ली FY26 मतलब Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो कमोडिटी भी देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाए। फिर मैक्रो इनसाइट की बात करें तो इंडिया इज बेनिफिटिंग फ्रॉम गोल्डीलॉक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट। क्या है? एनर्जी के प्राइसेस सॉफ्ट है, मॉडरेटेड फूड प्राइसेस है, जो कि हमने 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो हमने वीट के केस में देखा था। और सिलेक्टेड मेटल का प्रेशर है वो जो कि अभी मैनेजेबल है इंडिया के लिए। तो एक्सटर्नल कंडीशन आर नॉट इन्फ्लेशनरी इनफ टू डिरेल इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो जो एक्सटर्नल कंडीशन, जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसी नहीं है कि वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को इन्वाइट करें जिससे इंडियन इकोनॉमी डीरेल हो जाए, ठीक है। नाउ इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स फॉर ग्रोथ फॉर आरबीआई एंड द इकोनॉमी अहेड। अब WPI की उम्मीद है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा दिसंबर में। मैं वीडियो दिसंबर में बना रहा हूँ, डेटा जनवरी में आएगा, ठीक है। WPI जो एवरेज है वो 0.4 चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, और ये लगभग 1.5% तक Q4 में देखा जा सकता है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में इतना देखा जा सकता है। अभी क्यों न्यूज़ है, क्यों गुड न्यूज़ है? क्योंकि ये नॉर्मलाइज करेगा GDP डिफ्लेटर को। डिफ्लेटर आपको पता होगा फॉर्मूला है, नॉमिनल और रियल दोनों का डेटा इसमें यूज होता है। ये नॉमिनल GDP ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और ये आरबीआई को पॉलिसी कंफर्ट देगा टू सपोर्ट लिक्विडिटी एंड ग्रोथ। दोनों चीज में फायदा होगा क्योंकि अभी आरबीआई पूरे प्राइसेस रुकने से भी आरबीआई परेशान हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 महीने, 5 महीने भी, ठीक है। तो लो इन्फ्लेशन की वजह से और स्टेडी ग्रोथ की वजह से हमारे पास पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है। आरबीआई अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी आरबीआई काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस यहाँ पर फील कर रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट सपोर्ट करने के लिए क्या है? पहला है केपैक्स। सरकार की जो प्रायोरिटी है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, वो बहुत सही है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ रहा है और जॉब क्रिएशन हो रहा है। ऑब्वियसली उन एरियाज में नहीं हो रहा और जितना रिक्वायर्ड उतना नहीं है, बट ये 3 चीजों की वजह से जो जैसे ही हमारा ग्रोथ का एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो इंडिया इज नॉट फेसिंग डिफ्लेशनरी स्ट्रेस। डिफ्लेशनरी स्ट्रेस नहीं है अपने पास। क्या है? इंडिया इज एंजॉइंग प्राइस स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ मोमेंटम। तो ग्रोथ तो जा रहा है, मतलब गाड़ी माइलेज अच्छा दे रही है, ये हम कह सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी चल रही है स्पीड में, पेट्रोल कम खा रही है। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोहॉलिक्स फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।